बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, आज जो है वो हम यूनिट नंबर 4 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है सेल डिवीजन के बारे में। बड़ा कंसेप्चुअल है। आपने बड़े पुरसुकून होके, रिलैक्स होके मेरा सारा टॉपिक आपने बड़े ध्यान से सुनना है, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बेटा वो इस यूनिट के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बच्चा जो है वो एफएससी लेवल के ऊपर आकर हमें कहता है कि सर 9-10 में ये टॉपिक हमें समझ ही कोई नहीं आया, तो इंशाल्लाह आपको अगर 9-10 में एफएससी में अगर ये यहाँ पर कहीं पर कंफ्यूजन थी तो इंशाल्लाह आज वो आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। चलें इसको शुरू करते हैं। देखो बेटा, सेल साइकिल जो होता है ना, सेल साइकिल वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर एक सेल बेसिकली 2 सेल्स के अंदर जो है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है। चले मैं इसको बताता हूं। देखें, इसके अंदर क्या होता है कि एक सेल है ना, ये 2 सेल के अंदर जो है बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी बेसिकली कॉल्ड सेल साइकिल। लेकिन जब सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल 2 स्टेज से होकर गुजरता है। एक होता है इंटरफेस, वन इज इंटरफेस एंड अदर इज कॉल्ड माइटोटिक फेज। देखो बेटा, यहां माइटोटिक फेज से मुराद माइटोसिस नहीं है, माइटोटिक फेज से मुराद यहां पर डिवीजन फेज है। कौन सा फेज है? ये डिवीजन फेज है कि यहां पर सेल बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। इंटरफेस जो होता है इसमें बेसिकली सेल डिवाइड नहीं होता, इसमें कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। बेसिकली सेल अपने आप को तैयार करता है कि उसने कैसे डिवाइड होना है। चले मैं इसकी डिटेल की तरफ भी आ जाता हूं। देखिए, इंटरफेस के अंदर, अच्छा इसको ना पहले मिस्टेकनली रेस्टिंग फेज कहा जाता था। अब उसकी लॉजिक है भाई, रेस्टिंग फेज किसी ने एवं नहीं कह दिया इसको, इसकी लॉजिक है कि क्यों इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है। इसको रेस्टिंग फेज इस वजह से कहा था क्योंकि बजाहिर एपरेंटली सेल इसमें डिवाइड नहीं होता, नॉट डिवाइड, एपरेंटली सेल डिवाइड नहीं होता, इस वजह से रेस्टिंग फेज बोला गया था। बट बाद में पता चला भाई ठीक है डिवाइड नहीं होता, बट इसका मतलब यह नहीं कि ये रेस्टिंग पर है। यहां पर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जो कि यहां पर हो रही है। देखिए ना आगे लिखा हुआ इट इज नॉट ट्रू। बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं जो यहां पर हो रही हैं। ठीक हो गया। ये कौन कौन सी एक्टिविटीज यहां पर हो रही हैं इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 सारी की सारी डिस्कस करेंगे। फिर बेटा ह्यूमन का जो लाइफ साइकिल होता है, टाइम पीरियड होता है, ये अक्सर एमसीक्यूज आता है कि जीवन जो है बेटे, ह्यूमन का जो सेल साइकिल होता है ना 24 आवर्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें से 23.5 घंटे जो है बेटा वो इंटरफेज में रहता है। इंटरफेज में जिसमें G1 में 9, S फेज में 10 आवर्स और G2 फेज में बेटा 4.3 आवर्स, और जो मेटाटिक फेज है उसमें जो है बेटा वो 0.30 आवर यानी तकरीबन जो है हाफ एन आवर जो है बेटा वो इसमें लगता है। टोटल ये 24 आवर्स होते हैं। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है अब ये आपको पूरा सेल साइकिल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज जो है बेटा वो होती हैं। तो 1 बाय 1 पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें 24 आवर है, ये बात मैंने बता दी। सबका लाइफ साइकिल एक जितना ड्यूरेशन का नहीं होता। यीस्ट का जो लाइफ साइकिल होता है बेटा वो 90 मिनट का होता है, मतलब 90 मिनट में ये डबल हो जाते हैं सेल इसके। इसी तरह बैक्टीरिया के जो है बेटा, बैक्टीरिया के होते हैं 20 मिनट्स, 20 मिनट में वो डबल हो जाता है। ठीक है ना, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी बात आती है कि फॉर एग्जांपल जो है बेटा वो बैक्टीरिया की तादाद जो है वो फॉर एग्जांपल 1000 है, आफ्टर 20 मिनट्स वो 2000 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये जर्नल प्रिस्क्रिप्शन होती है। चले उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फेज ऑफ इंटरफेज। सबसे पहला फेज होता है G1। इसमें क्या होता है? देखो बेटा, G1 के अंदर पहली बात तो सेल ग्रो करता है और उसका साइज डबल हो जाता है। ठीक है ना, पहली बात क्या होगा? पहली बात यह है कि उसका साइज डबल हो जाएगा, सेल का साइज बढ़ेगा। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है ना, ये एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस स्टेप होता है। सारी की सारी प्रोटीन, ज्यादातर प्रोटीन इसमें बनती है। इसमें डीएनए बेस यूनिट्स बनते हैं। बेटे डीएनए नहीं बनता, डीएनए बेस यूनिट्स का मतलब है कि इसमें नाइट्रोजिनस जो बेसिस होती हैं वो इसमें बन जाती हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये इसके अंदर बन जाएंगे। और ये तकरीबन 8 से 9 घंटे तक चलता है। G1 फेज 8 से 9 घंटे तक चलता है। फिर उसके बाद है बेटा G0 फेज। हाँ, इसको आप कह सकते हो कि ये रेस्टिंग पॉइंट है, चेक पॉइंट है। ये असल में कुछ सेल इसमें चंद मिनट, चंद घंटे, चंद आवर्स भी गुजारते हैं। ठीक है ना, हमारे आईज के और हमारे ब्रेन के जो सेल होते हैं, जो हमारे आईज और हमारे ब्रेन के जो सेल होते हैं बेटे,
वो जो है वो इसमें बहुत सारा देखें, हमारे यहां पे एग्जांपल लिखे हुए नर्व सेल्स और हमारे आईज के सेल, वो एक दफा जी नॉट फेज में आते हैं, लाइफ टाइम जी नॉट में ही रहते हैं, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होते, ग्रो करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, बट वो डिवाइड नहीं होते। ठीक हो गया। इसीलिए आईज के या ब्रेन के सेल अगर डैमेज हो रहे हैं तो उनकी रिकवरी नहीं हो पाती। बात समझ आ गई आपको? चले, फिर यहां पे लिखा हुआ कि जनाब ये लास्ट रहता है इवन डेज वीक्स। ये कैसे? 24 आवर का लाइफ साइकिल है, ये डेज और वीक्स कैसे रह सकता? बेटे सोमैटिक सेल्स का 24 आवर है। हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें भी माइटोसिस होती है, उनके अंदर जो है बेटा उनमें मियोसिस में भी ये जीवन फेज होता है। तो जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, जैसे आप ह्यूमन फीमेल एग की बात करो, वो तो महीने में एक बनता है, सिंगल वन तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो तो फिर जो है बेटा 30 डेज का हो गया। इसी तरह स्पर्म्स नीड बेस्ड होते हैं, जरूरत होगी तो बनेंगे, नहीं तो रुक जाते हैं, स्टे करते हैं काफी टाइम तक, ठीक है ना, फिर बनते हैं। तो ये जो है बेटा इस तरीके से ये डेज और वीक्स तक ये स्टे कर सकता है। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ गई हो। अब अगला जो स्टेप है ना बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, वो क्या है बेटा? वो है एस फेज का। देखें ये जो एस फेज है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाता है ना तो आगे की सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। चले मैं आपका पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं। तो इसके अंदर डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है। देखें मैं आपको समझाता हूं, बात आपको समझ आ जाएगी। अब डीएनए जो होता है ना, या क्रोमोसोम की बात कर लें, एस फेज से पहले देखें क्रोमोसोम कुछ यूं होता है, दिस इज क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है, वन क्रोमोसोम। वन क्रोमोसोम, और ये वन ही क्रोमेटिड है, दिस इज ओनली वन क्रोमेटिड। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि सेंट्रोमेयर एक है, एक सेंट्रोमेयर में एक ही क्रोमोसोम होता है, एक सेंट्रोमेयर में दो क्रोमेटिड हो सकते हैं बट क्रोमोसोम एक ही होगा। ठीक हो गया? जब बेटे ये गुजरता है एस फेज से, तो एस फेज बेसिकली क्रोमेटिड को डबल करता है, क्रोमोसोम को डबल नहीं करता। क्रोमोसोम का वर्ड इन जर्नल बुक में यूज किया हुआ है कि क्रोमोसोम डबल होता है, बेसिकली क्रोमेटिड डबल होता है, वो बुक की लाइनिंग इन जर्नल है। ठीक है ना? तो ये कुछ इस तरीके से बेटे डबल हो जाएगा, यूं होगा, ये बन गया, दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ठीक हो गया? ये एक ही क्रोमोसोम है, ओनली वन क्रोमोसोम। ठीक हो गया? और इसके अंदर क्रोमेटिड्स जो है बेटा वो दो हैं, क्रोमेटिड्स 2 हैं, क्रोमोसोम एक ही है। ये जो है बिफोर एस फेज है, ये जो है बेटा ये है आफ्टर एस फेज। याद रखनी है ये बात। और ये जो है बेटा ये दोनों, दीज आर बेसिकली सिस्टर क्रोमेटिड्स। मैंने सिस्टर क्रोमेटिड का कॉन्सेप्ट आपको डीएनए में दिया था, जब डीएनए क्रोमोसोम बताया था, सेम जीन होते हैं, ये सिमिलर और आइडेंटिकल होते हैं, इनमें क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती। सिमिलर और आइडेंटिकल, ये होमोलोगस नहीं है, ये सिमिलर और आइडेंटिकल होते हैं, सेम। 1000 जीन अगर तरतीब में जैसे हैं, सेम एज इट इज रेप्लिका दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर होगा। बात को आपने अंडरस्टैंड किया? तो बेटा एस फेज के अंदर बेसिकली यही काम होता है कि क्रोमोसोम, इसको आप यूं भी शो करा सकते हो, यूं भी, ऐसे भी। और ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में जब आएगा तो ये इसको आप ऐसे लिखते हो, ठीक है ना? आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। ये दो सिंपल इस तरह एक्सप्लेन करना, आगे चल के एनाफेज मेटाफेज के अंदर मैं ये चीज दिखाऊंगा आपको ऐसे बना के, तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ आ गई है। चले अब क्रोमोसोम नंबर यहां पर डबल, क्रोमोसोम का मतलब यहां पर है क्रोमेटिड डबल हो जाएंगे, ठीक है ना? मतलब अगर एस फेज से पहले आपके पास, एस फेज से पहले मैं आपको दिखाता हूं, एस फेज से पहले जो है बेटा आपके पास 46 क्रोमोसोम थे और 46 ही क्रोमेटिड्स थे। ठीक हो गया? लेकिन एस फेज के बाद आपके पास क्रोमोसोम तो 46 ही हैं, क्रोमोसोम तो 46 ही हैं, लेकिन
बेटे 92 आपके पास क्रोमेटिड हो जाएंगे, ये याद रखना। 92 क्रोमेटिड होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। क्रोमेटिड्स बेसिकली डबल होते हैं। जो क्रोमोसोम का वर्ड यूज हुआ वो इन जर्नल हुआ, बहुत ही नेसेसरी फॉर द इनिशिएशन ऑफ G2 फेज। और ये बेटे तकरीबन 10 घंटे लेता है, 10 आवर्स जो है बेटे वो इसको लगते हैं। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बेटा G2 फेज। G2 फेज को ना आप प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, क्योंकि इसके फौरन बाद माइटोसिस होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। जो G1 होता है ना उसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि माइटोसिस के फौरन बाद G1 होता है। माइटोसिस के फौरन बाद क्योंकि G1 होता है इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक, जबकि G2 को बोला जाता है प्री माइटोटिक, क्योंकि इसके बाद माइटोसिस होनी थी। प्री माइटोटिक का मतलब होता है बिफोर, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। इसमें सेल डिवाइड होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि भाई अब फाइनल स्टेज आने वाला है, अब माइटोसिस होने वाली है, अब सेल डिवाइड होने वाला है, फाइनल प्रिपरेशन कर लेता है। इसमें एनर्जी स्टोर होती है ताकि क्रोमोसोम्स ने मूव करना है, तो क्रोमोसोम मूवमेंट के लिए इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनेगी, आरएनए माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है बेटा वो बनेगा। ये वाली लाइन अक्सर औकात एमसीक्यूज में एज इट इज आ जाती है, याद रखनी है। और इसको बेटा 4 to 5 आवर लगेंगे, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि G2 फेज इज एब्सेंट इन मियोसिस। आपको बता दूं ये मियोसिस 2 में ऐसा होता है, मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में G2 फेज होता है, मियोसिस 2 के अंदर G2 फेज ही नहीं। आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, सिर्फ G2 फेज नहीं, पूरे का पूरा इंटरफेज ही एब्सेंट होता है। यहां तो इसने सिर्फ लिखा है ना G2 फेज, असल में पूरे का पूरा इंटरफेज एब्सेंट होता है। सिर्फ मियोसिस 1 के अंदर इंटरफेज होता है, वो पूरी प्रिपरेशन कर लेता है दोनों डिवीजन के लिए, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है बेटे माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज 30 मिनट का होगा और सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। माइटोसिस का टॉपिक मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो बड़ा लेंथी टॉपिक है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, टाइम कंज्यूमिंग है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जो है बेटे आप लोगों के लिए डेवलप करूंगा। ये इंटरफेस का कॉन्सेप्ट था। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो एज यूजुअल आपने बेटे वो सवाल पूछना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।